एक है वीरपाल की मेहनत और धरती का वरदान। उत्तर भारत की सूखी धरती का सपना, जहां क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें पड़ती थीं, वहां एक किसान रहता था जिसका नाम वीरपाल था। वीरपाल का जीवन उसकी धरती के साथ इस तरह जुड़ा था जैसे पौधे की जड़ें मिट्टी के साथ। उसकी उम्र 40 के करीब थी, पर उसके हाथों की लकीरें और माथे की गहरी झुर्रियां 7 दशक की कहानी कहती थीं। मेहनत, संघर्ष और अटूट आशा की कहानी। वीरपाल की जमीन सिर्फ 5 बीघा थी। यह जमीन उपजाऊ थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से मानसून की बेवफाई ने उसे बंजर बना दिया था। गांव का पुराना कुआं सूख चुका था और वीरपाल का हर दिन इसी चिंता में बीतता था कि कैसे वह अपनी फसल को पानी देगा। उसके पास एक पुरानी हल वाली बैल जोड़ी थी जिसे वह अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। उस साल माघ के महीने में, जब खेत खाली पड़े थे और हवा में सूखी धूल तैर रही थी, वीरपाल ने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, इस बार मैंने एक बड़ा सपना देखा है। मैं अपनी छोटी सी जमीन पर गेहूं की इतनी अच्छी फसल उगाऊंगा कि हमें अगले साल कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और मैं अपनी बेटी मीना को शहर के अच्छे स्कूल में भेजूंगा। राधा ने चिंता से उसके झुर्रीदार हाथ पकड़े। आपका सपना जरूर पूरा होगा वीरपाल, पर पानी कहाँ से आएगा? पुराना कुआं अब बस यादें देता है। वीरपाल मुस्कुराया। यह मुस्कान उसके दृढ़ संकल्प की थी। इस बार मैं पानी के लिए इंद्र देवता का इंतजार नहीं करूंगा। मैं उस सूखे हुए कुएं के पास एक छोटा सा बोरवेल खुदवाऊंगा। यह महंगा होगा, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। अपने सपने को पूरा करने के लिए वीरपाल ने साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया। उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उसके बैलों जोड़ी के। लेकिन साहूकार ने उसके पुराने विश्वास और ईमानदारी पर भरोसा किया। भाग 2। पसीने से सींचा गया बीज। बसंत का मौसम शुरू होते ही वीरपाल का संघर्ष शुरू हो गया। सबसे पहला काम था जमीन को तैयार करना। तपती धूप में सुबह के 4 बजे ही वीरपाल अपने बैलों को लेकर खेत में पहुंच जाता। वह हल में जुता और उसके मजबूत कंधे कठोर मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ते। हल चलाने की यह प्रक्रिया सिर्फ जमीन को पलटना नहीं थी, यह एक संवाद था धरती माँ के साथ। वह उन्हें अपनी पीड़ा बता रहा था और धरती माँ अपनी गोद खोलने को तैयार हो रही थी। दिन के 10 बजे तक सूरज आग उगलने लगता था। वीरपाल अपनी पगड़ी को कसकर बांध लेता था ताकि पसीना उसकी आंखों में न जाए। उसके शरीर से पसीना बहकर मिट्टी में मिल जाता, मानो वह पानी के हर कतरे का कर्ज अपनी मेहनत से चुका रहा हो। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और उसकी पीठ दर्द से ऐंठ जाती थी। लेकिन जब वह पलट कर देखता कि कितनी जमीन तैयार हो गई है, तो उसके चेहरे पर संतोष की एक चमक आ जाती थी। मिट्टी को तोड़ने और उसे नरम बनाने के बाद अगला चरण था बीज बोने का। वीरपाल जानता था कि बीज में जीवन है और उसे सही समय पर, सही गहराई पर बोना ही एक किसान का धर्म है। एक एक दाना उसने ध्यान से मिट्टी में डाला, मानो वह भविष्य की उम्मीदें बो रहा हो। बोरवेल का काम शुरू हुआ। कुछ मजदूरों के साथ मिलकर वीरपाल ने दिन रात काम किया। उसने खुद भी फावड़ा उठाया और मजदूरों के साथ मिट्टी और पत्थर निकाले। 2 हफ्तों की अथक खुदाई के बाद एक दिन शाम को, जब सब थक कर चूर हो चुके थे, तो अचानक नीचे से एक ठंडी धार फूट पड़ी। पानी। वीरपाल की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उसके विश्वास का फल था। उसने तुरंत एक पंप सेट लगाया। अब उसे मानसून का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी पूरी ताकत और कर्ज का पैसा इस एक काम पर लगा दिया था। भाग 3। युद्ध का मैदान। खेत। बीज बोए गए थे और पंप का ठंडा पानी नहरों के जरिए खेतों तक पहुंच रहा था। कुछ ही हफ्तों में जमीन पर हरे रंग की एक महीन चादर फैल गई, जो वीरपाल के हृदय को सुकून दे रही थी। लेकिन किसान का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। फसल के बढ़ते ही खेत एक युद्ध का मैदान बन गए। वीरपाल का अगला युद्ध था खरपतवारों, वीड से। ये अनावश्यक पौधे गेहूं के पोषण को चुरा रहे थे। वीरपाल ने अपने परिवार के साथ मिलकर निराई, वीडिंग का काम शुरू किया। वह झुककर, घुटनों के बल बैठकर, घंटों तक मिट्टी में हाथ डालकर एक एक खरपतवार को उखाड़ता था। यह काम सबसे थकाऊ था, जिसके कारण उसकी कमर अक्सर जवाब दे देती थी। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने एक भी खरपतवार छोड़ दिया तो वह उसकी फसल की दुश्मन बन जाएगी। इसके साथ ही मौसम भी परीक्षा ले रहा था। एक रात अचानक ओले गिरने लगे। ओलों की आवाज
किसी गोलीबारी से कम नहीं थी। वीरपाल, राधा और उनके बच्चे भागकर खेत पहुंचे। उन्होंने अपनी चादरों और प्लास्टिक की शीट से फसल को ढकने की कोशिश की, ओलों को हाथ से हटाया और पूरी रात जागकर अपनी मेहनत को बचाने के लिए जूझते रहे। वीरपाल के हाथ और माथा ओलों से सूज गए थे, पर अगली सुबह जब उसने देखा कि उसकी 80% फसल बच गई है तो वह संतुष्ट हुआ। फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए भी वीरपाल ने बहुत ध्यान दिया। उसने पुराने और नए दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। कभी वह नीम की खल्ली का छिड़काव करता तो कभी सावधानी से रासायनिक दवाओं का। वह हर सुबह खेत के किनारे बैठकर एक एक पौधे को देखता, मानो डॉक्टर अपने मरीज की जांच कर रहा हो। वह जानता था कि एक भी दिन की लापरवाही 1 साल की मेहनत को नष्ट कर सकती है। जब गेहूं की बालियां सुनहरी होकर हवा में झूलने लगी, तब गांव के लोग वीरपाल के पास आने लगे। उनकी फसल इतनी घनी और स्वस्थ थी कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती थीं। लोगों ने वीरपाल से पूछा, वीरपाल, इतनी सूखी धरती पर इतनी शानदार फसल कैसे? तुमने तो कमाल कर दिया। वीरपाल ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों की ओर देखा जो कठोर, फटे हुए और मिट्टी से सने हुए थे। कमाल मेरा नहीं है भाई, यह कमाल है उस पसीने का जिसने इस बीज को सींचा है, और उस धरती माँ का जिसने मेरी मेहनत को स्वीकार किया है। भाग 4, धरती का वरदान और सच्चा सुख। कटाई का दिन किसी उत्सव से कम नहीं था। पूरे परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ मिलकर वीरपाल ने गेहूं काटा। हंसिया चलाने की उसकी गति में एक लय थी, एक गर्व था। बालियों के कटने की आवाज उसे किसी मधुर संगीत की तरह लग रही थी। कटाई के बाद गेहूं को मरना, थ्रेशिंग और साफ करना भी एक बड़ा काम था। वीरपाल ने पूरे अनुशासन के साथ एक एक दाने को साफ किया ताकि बाजार में उसे उसकी मेहनत का सही दाम मिल सके। जब गेहूं के सुनहरे दाने बोरी में भरे जा रहे थे, तब वीरपाल ने एक बोरी अपने कंधे पर उठाई। यह बोरी सिर्फ अनाज की नहीं थी, यह उसकी जीत का वजन थी। जब फसल बिकने के बाद कर्ज चुकाकर और अगले साल के लिए बीज निकालकर वीरपाल ने बचे हुए पैसे राधा को दिए, तो राधा की आंखों में पहली बार निश्चिंतता की चमक। हाँ, हमारा कर्ज उतर गया और मीना के स्कूल के लिए भी पैसे हैं। वीरपाल ने उस रात आसमान की ओर देखा। वह थक कर चूर हो चुका था, पर उसके मन को अपार शांति मिली थी। उसने अपने बच्चों को अपने पास बैठाया और उन्हें एक बात समझाई जो उसका जीवन दर्शन था। बच्चों, याद रखना, हमारी मेहनत का कोई मौसम नहीं होता। हम किसान हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अगर उस प्रार्थना के बाद हम अपने हाथों में हल नहीं उठाते तो वह प्रार्थना व्यर्थ है। इस धरती का नियम सीधा है, जो जितना पसीना बहाता है, यह धरती उसे उतना ही वरदान देती है। वीरपाल जानता था कि यह सिर्फ 1 साल की सफलता है। अगले साल फिर से मिट्टी तैयार करनी होगी, फिर से खरपतवारों से लड़ना होगा और फिर से मौसम की मार झेलनी होगी। किसान का जीवन एक अंत्यहीन चक्र है, जहां विश्राम सिर्फ मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन जब तक सांस है तब तक वह हर सुबह अपनी धरती की सेवा में खड़ा रहेगा। उसने अपने फटे हुए हाथों को देखा। ये हाथ उसके लिए सोने या चांदी से कम नहीं थे। ये उस सच्चाई के प्रतीक थे कि उसने अपना जीवन स्वाभिमान से जिया है। खेत में खड़े होकर सुनहरी फसल की तिनकों पर हाथ फेरते हुए वीरपाल ने महसूस किया कि सच्चा सुख महलों में नहीं, बल्कि अपने हाथों की मेहनत से पैदा किए गए अन्न के एक एक दाने में होता है। उसका नाम वीरपाल से ही था। वह धरती माँ का सच्चा वीर था।